10th विषय भूगोल, उसमें हम लोग को पढ़ना है आज आपदाएं, है ना, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। नहीं, चलिए सबसे पहला है प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, क्या नहीं है? आतंकवाद। चलिए दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो दंगा, मानवीय आतंकवाद, महामारी, सब जो है ना मानव करता है खुद। हो गया, मानव स्वयं करता है। चलिए निकाल लिए हैं, इसमें से सभी हो जाएगा ना? सभी होगा, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, सभी होगा। इसका आंसर भी गलती लिखा है, सांप्रदायिक दंगा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी होना चाहिए, नहीं सभी। क्या नंबर है आपका? घ नंबर का, घ नंबर में ना है ऑप्शन, मैंने घ नंबर ऑप्शन में ना है ये। चलिए चलिए अब है इसका क्वेश्चन नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना उसको क्या कहते हैं? खत्म। चलिए अब है प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, आपदा से क्या समझते हैं? यही प्रश्न है। देखिए प्राकृतिक व्यवस्था में जब कारणों से अकारण, किसी कारण से या से अकारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, व्यवधान माने होता है कष्ट, कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, वो व्यवधान आपदा कहलाते हैं। या ऐसे भी सकते हैं, वे सभी व्यवधान जो कम समय में यानी अल्प समय में अत्यंत विनाशकारी प्रलयकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, आपदा कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी क्रियाकलाप, वे सभी व्यवधान कहिए, वे सभी व्यवधान जो कम समय में या अति अल्प समय में अत्यंत प्रलयकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे जान माल की क्षति होती है, जो लोगों के लिए कष्टकारक होता है, आपदा कहलाता है। ठीक है, आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदाएं को जो विपत्तियां पड़ती हैं प्राकृतिक में, जो हम लोग आपदा को सहते हैं तो जो विपत्तियां पड़ती है उसको दो भाग में बांट दिया गया। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। ठीक है, प्रश्न है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो इसका जो वैसे आपदाएं जो प्राकृतिक द्वारा नियंत्रित होती है, सामान्यतः प्राकृतिक द्वारा उसकी जिम्मेदारी होती है या प्राकृतिक द्वारा होना हम समझते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। एक्चुअली प्रकृति उसको कराती है, जैसे भूकंप, भूकंप कौन कराता है? प्रकृति कराती है, भगवान कराते हैं। तो प्रकृति कराती है तो उसमें भूकंप में भी हमारा हाथ है, बट कम परसेंटेज है, ज़्यादा परसेंटेज किसका? हम गौर जी को देते हैं कि गौर जी करवाए हैं भूकंप, हम तो ही नहीं करवाए हैं। ऐसे में बिहार में भूकंप हुआ तो लाजवाब आप कहेंगे कि नीतीशवा का चाल है, इसमें कौन बात हुआ? नीतीशवा सबके सब काम है, क्या कहिएगा उसको? उसको क्या कहिएगा? माने इसको क्या कहिएगा? मूर्खता कहिएगा इसको? कोई हमें लॉजिकल है? कुछ नहीं है। अब लालू यादव का चुनाव हो रहा है, मैं चाहे मान लिया कि कहीं पे चुनाव हो रहा है बीजेपी वहाँ पे, तो कहा कि सब बीजेपी का हाथ है, कांग्रेस कहेगा। कोई बात हुआ? भूकंप हो गया था बीजेपी का हाथ है, सुखाड़ पड़ गया था बीजेपी का हाथ है, ये कोई बात हुआ? हाँ, ये तो कौन बात हुआ? तो ये सब नहीं, ये प्राकृतिक जिम्मेदार हम समझते हैं। क्या कहते हैं? अनपढ़ों को बात करते हैं, ये भगवान के हाथ में है, इंसान थोड़ी ना किया है, नीतीशवा का नाम लगा दिया सब। ललुआ खड़ा है कि भूकंप के जो बिहार में भूकंप आया नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तो लोग समझ जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो जाता। मगर पढ़ा लिखा जो आदमी नहीं होगा, जो कम, वो समझ जाएगा कि ना ये भगवान जानते हैं, भूकंप भगवान कराते हैं, शेष नाग हिलते हैं ना, धरती डगमगाता है, लोग वो समझते हैं। मैंने उसका आप नहीं, सब नहीं, पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते हैं वो लोग कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि क्यों होता है, हम लोग तो समझते हैं कि भूकंप क्यों होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो तापमान बढ़ जाता है और जो द्रव अवस्था में जो वहाँ पे गैस होते बनते हैं, द्रव अवस्था से जो गैस बनते हैं, वो गैस जो है ना, वो नहीं ये नहीं, प्लेट वितरण सिद्धांत हम लोग जानते हैं। जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं वो प्लेट आपस में गतिशील होते हैं और जब टकराते हैं तो उसी से भूचाल आता है, जो हम लोग कहते हैं भूकंप, है ना, उससे हलचल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के परतों को टकराने से जो धरातल पर हलचल उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। हम लोग परिभाषा ये बनाते हैं। तो ये प्राकृतिक हम लोग जिम्मेदार समझते हैं, हम कहते हैं प्रकृति ने किया है, तो ये प्राकृतिक हो गया। भूकंप, सुखाड़, ये हो गया, बाढ़, तो ये सुनामी हो गया आपका, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। इसके बाद हो गया और भी है, ओलावृष्टि, हिमस्खलन माने बर्फ का गिरना, भूस्खलन जमीन का खिसकना, ये सभी क्रियाएं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक है, अगला है मानव जनित आपदा। भूस्खलन, मिट्टी का पहाड़, मिट्टी का कटाव,
भूस्खलन मतलब मिट्टी का कट के सीधे खिसक जाना। हाँ, प्रकृति है, प्रकृति आपदा होती है ये सब। पहाड़ देते हैं, पहाड़ पर से कट के पहाड़ गिर जाता है, उसको हम लोग उसको भी भूस्खलन कह सकते हैं, हिमस्खलन कहते हैं उसको। नहीं, चट्टान का स्खलन हुआ तो भूस्खलन ही कहते हैं उसको, भी नाम दे दिया भूस्खलन, भूमि का स्खलन हुआ। हाँ, उसके टूटने फूटने से। तो ये हो गया। अगला मानव जनित में क्या क्या हो गया? वैसी आपदाएं जो सामान्यतः उसके लिए मानव जिम्मेदार होते हैं उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। आप इसका परिभाषा ऐसे लिख लीजिएगा। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, उदाहरण के आधार पर आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे मानव द्वारा किए जाते हैं, ऐसी आपदाओं को मानव जनित आपदा कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा क्या होगा? वैसी आपदाएं जो सामान्यतः मानव द्वारा नियंत्रित होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। और वैसी आपदाएं जो सामान्यतः प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती है या तो उसे हम लोग प्रकृति आपदा कहते हैं। ऐसे भी आप बना सकते हैं परिभाषा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जिसके जनित होगा, जो जिसको करता होगा वही जनित होगा, वही हो गया आपदा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? सबसे पहली बात देखिए, आतंकवाद। आतंकवाद मनुष्य है। सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, वो हो गया। और क्या हो जाएंगे? हम महामारी हो सकते हैं, कोई हो सकता है आगजनी हो सकता है, सड़क दुर्घटना हो सकता है, दुर्घटनाएं रेल दुर्घटना हो सकती है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? जो आपदाएं होती है, भूकंप, सुनामी, ये सब जो होता है, क्या इसका मैनेजमेंट करना होगा? नहीं। क्या प्रबंधन करना होगा? हाँ, बिल्कुल करना होगा, नहीं तो हालत खराब कर देगा ये। इसका मैनेजमेंट पहले से करके रखना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन आवश्यक है। आपदा प्रबंधन नहीं कीजिएगा, उसका मैनेजमेंट करके नहीं रखिएगा, जब होगा तब बड़े भयानक प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है भूकंप होने के बाद में जो क्या होगा उसके बारे में पहले सोचा नहीं गया है? नहीं, पहले से सोचा गया है कि भूकंप होगा तो क्या होगा, बाढ़ होगा तो क्या होगा, आग लगेगा तो क्या होगा, आतंकवादी घुसेगा तो क्या होगा, सड़क दुर्घटना होगा तो क्या होगा, रेल दुर्घटना होगा तो क्या होगा, इसके क्या क्या होने वाले संभावित है, सब दुर्घटना का पहले से हम लोग मैनेजमेंट करके रखे हुए हैं। हम नहीं करके रखे हैं, सरकार को हम दी है जिम्मेदारी, सरकार सबको रखी हुई है। हम लोग थोड़ी जिम्मेदारी लेके रखें, हम लोग हालांकि व्यक्तिगत अपना रखते हैं। जैसे कि टूट फूट जाएगा तो मरहम पट्टी करने के लिए हल्का हल्का मरहम पट्टी रख लेते हैं, बुखार का दवाई रख लेते, सर्दी खांसी दवाई सब रख, हम इतना हल्का हल्का मैनेजमेंट करके रखते हैं, है ना। घर में किसी का हाथ जल गया तो क्या मैनेजमेंट करके रखेंगे, उसको मैनेजमेंट कर लेते हैं। बट बड़ा बड़ा मैनेजमेंट गाँव में पूरे बिहार में आग लग गया तो हम थोड़ी मैनेजमेंट करके रखे हुए। बिहार का जो नेता बना कर रखे हैं उसको रखे हुए हैं, मैनेजमेंट का काम हम है कि नहीं। प्रबंधन माने कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट करने के लिए किसको दिए हैं? मैनेजर किसको बनाया है? सरकार को बनाया है, सरकार मैनेजमेंट करेगी हमारी जगह पे, है ना। रिस्क लिया है करने का, तो वो बात है। तो हालांकि उसमें तो सबका सहभागिता होनी चाहिए, पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उसमें। ऐसे हर की भी आम व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं कि ये आपदा, अगर देखिए आपदा जो होती है लगने में लगता है छोटा शब्द आपदा, पर तो ये शब्द दिल दहला देने वाली होती है। जब ये आती है तो प्रलय का दृश्य उत्पन्न होता है, दिखाई देता है। इसीलिए इसका जो प्रबंधन आवश्यक है, पहले से मैनेजमेंट करना आवश्यक है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्य में व्यवधान उपस्थित होता है। पहले नंबर बात कि जो काम हुआ है वो सब खराब हो जाएगा। जैसे आपका बिल्डिंग बना है, कितने सालों के बाद वो बिल्डिंग टूट गया भूकंप में, पुल बना है पुल खत्म, सड़क खत्म, आप घर बनाए थे सब खत्म, फैक्ट्री बनाए थे फैक्ट्री टूट गया, तो ये सब खत्म हुआ कि नहीं हो गया? गाड़ी उड़ी सब जितना था सब ध्वस्त हो गया, उसमें टूट फाट गया भूकंप में, तो ये हो गया। तो बड़ी खतरनाक प्रभाव डाला। अब यद्यपि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर और राज्य स्तर पर इसका व्यवस्था करना जरूरी है। उत्तर बिहार के लोग कोसी के विनाश के अंगीकार कर लिया है और सामूहिक सहयोग से बचते रहे हैं, और सुखाड़ के प्रबंधन हेतु सामूहिक सहयोग से कुएं और खुदाई और तालाब की खुदाई की जा चुकी है। प्राकृतिक आपदा, अब यहाँ पे प्रश्न है प्राकृतिक आपदा में और मानव जनित आपदा में अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक आपदा में आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा में क्या होता है, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, क्या भूस्खलन इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की गति रुक जाती है और प्राणीगत असहाय हो जाता है, प्राणी एकदम माने कि लाचार हो जाता है, और ऐसी अवस्था में मनुष्य जो है एकदम अपने आप को निसहाय समझने लगता है। देश में जैसे कि देखिए कि दिल दहला देने वाला जब आता है, कोसी में जब बाढ़ आता है तो बिहार का पूरा स्थिति चरमरा जाता है वहाँ पे। और उसके बाद जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उसमें क्या होता है, जब उसमें सुनामी आता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूरा सपचट कर देता है वहाँ के लोगों का। भूस्खलन आता है, चक्रवात आता है, पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जहाँ पे पहाड़ों पे घर बनाए हुए हैं, ऊपर से पहाड़ गिरा पूरे घरे को ले मारा,
ये वो पहाड़ आया पूरा घर को तोड़ फाड़ के चला गया, आदमी सबको लेकर मार के चला गया। सुनामी आया, लाखों लोग बसे हुए थे, हज़ारों लोग बसे हुए थे, मछुआरे लोग, सबको दहा के लेकर चला गया सुनामी में। बड़ी बड़ी भयानक भयानक ना होते हैं, हम लोग तो कुछ का एहसास नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा खतरनाक होता है। जैसे भूकंप तो थोड़ा का झेले मर देखें, झटका देखें उसका, भूकंप का हम लोग झेले नहीं। भूकंप ऐसे आता ना, एक बार में आकर धड़धड़ा के पूरा घर के ऊपर। अभी देखिए था 2 महिला 3 महिला घर सब रहेगा। अच्छा भूकंप के 2 मिनट के मैंने 2 मिनट में भूकंप आएगा, 2 मिनट के बाद देखिए तो पूरा सब मलबा हो चुका रहेगा, चीख चिल्लाहट। भूकंप जिस समय होगा उसमें तो बुझे भी नहीं करके ना होगा, चिल्लाहट क्योंकि सब शांत, और फिर जो बचल कुचल रहेगा उसमें से निकलेगा, रोएगा। वो तो होश ही नहीं रहता कहाँ है, दुनिया वाला लुटेरा कितना हो जाता है, सब कुछ लूट जाता है उसका, समझ गए, ऐसा रहता है। तो उसका हम लोग जब बढ़ेंगे बारी बारी से सबको, तो उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। माना अच्छा प्राकृतिक जनित में आप ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक जनित जो आपदा होती है वो प्राकृतिक द्वारा नियंत्रित होती है, इसमें महान विनाशकारी होता है, ये ज़्यादा प्रभावकारी होता है, इसमें जान माल की क्षति ज़्यादा होती है, ये मनुष्य के लिए रोकना असंभव है, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। असंभव, संभव है नहीं भूकंप को रोकना। अब आगे कोई टेक्नोलॉजी निकले अलग बात है, भूकंप रोधी मकान वकान बन गया, संभव, भूकंप को रोकना संभव नहीं है। अगला है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा में पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है, कैसे लिखिएगा? मानव जनित आपदाएं वैसी आपदाएं होती हैं जिसका नियंत्रण या उसकी जिम्मेदारी मनुष्य पे होती है। दूसरी बात, मानव जनित आपदाएं अपेक्षाकृत प्राकृतिक आपदाओं के अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम विनाशकारी होता है, इसको मानव द्वारा सामान्यतः नियंत्रित भी किया जा सकता है, और और बात क्या है कि इसको जो है ना, इसकी भरपाई भी जल्दी हो सकती है। बट प्राकृतिक आपदा थोड़ा सा अलग होता है। इसमें कौन कौन चीज़ें आते हैं, तो इसमें नाम सांप्रदायिक दंगा हो गया, मारकाट हो गया, जैसे 2 देशों की लड़ाई हो गई, परमाणु बम का अटैक हो गया, उसके बाद हो गया आपका चोरी डकैती हो गया, है ना, डकैती वाला सिस्टम हो गया, मर्डर हो गया, आगजनी हो गया, रेलवे दुर्घटना हो गया, है ना, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, ये सब क्या हो गया? महामारी को किसमें डालिएगा? प्राकृतिक आपदा के मानव जनित आपदा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। चलिए, तो ये सब होता है। अब इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड दिया गया, उसको भी लिख सकते हैं आप, है ना, कि किस प्रकार से घुसपैठ किया था पाकिस्तान वगैरह हिंदुस्तान पर, इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। परंतु हम आपको जो पॉइंट बताएं वो पॉइंट को सुन के लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट जो बताए ना वो सबको सुन के लिखिएगा। याद रहेगा कि पॉइंट फिर से बता दें? याद रहे। देखिए, प्राकृतिक आपदा में लिखिएगा कि वो प्राकृतिक द्वारा नियंत्रित होता है, इसमें लिखिएगा यह मानव द्वारा नियंत्रित होता है। प्राकृतिक वाला में लिखिएगा कि यह बहुत भयानक होता है, इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है, इसमें लिखिएगा कि थोड़ा कम खतरनाक होता है। ये फिर प्राकृतिक वाला लिखिएगा ये मानव द्वारा नियंत्रित जल्दी नहीं होता है, इसको नियंत्रित करना असंभव टाइप का है, असंभव जैसा है, ऐसे लिखिएगा ये मानव द्वारा जो है इसको संभव है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी क्षतिपूर्ति जल्दी नहीं होती है, इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, ये कर इसे क्या आसानी से हाल ही से हो जाएगा, हो सकती है इसकी क्षतिपूर्ति, मतलब पूर्ण ना, आतंकवादी आकर किसी का 10 घर का गला काट देगा तो थोड़ी क्षतिपूर्ति हो जाएगा, गला थोड़ी ना आ जाएगा वापस। प्राकृतिक वाला तो ऐसा खतरनाक होता है कि पूछिए मत। अब जैसे परमाणु बम गिराया था, परमाणु बम मानव नहीं था कि प्रकृति था, और कैसे खतरनाक डाला था वो प्रभाव, भूकंप से कम डाला था। एजेंट ऑरेंज अमेरिका ने गिराया था, कहाँ पे? वियतनाम पे, सही कहा, वो भी खतरनाक था, तेजाब की तरह फैलता था चमड़ा पे। हाँ, एजेंट ऑरेंज ग्राम से पढ़े थे ना। चलिए, अगला है आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता को बताइए। देखिए, अब फिर आ गया प्रश्न वही कि आपदा होता है, ठीक है, कुछ आपदाओं को तो ऐसे आप रोकना, मुथुथरी वाला बात हो गया, रोकवे मत कीजिए। आतंकवाद को अकेले रोक नहीं सकते हैं आप, परमाणु बम पटकेगा तो आप रोक नहीं सकते हैं, महामारी कोई फैलेगी जल्दी रोक नहीं सकते हैं उसमें, मगर बचाव करने का तरीका कर सकते हैं, कम से कम क्षति हो ये सोच सकते हैं। भूकंप हो गया तो आप बाहुबली बन के भूकंप को रोकने जाइएगा कि बचाव का उपाय सोचिएगा। माना कि आप ताकतवर हैं, 10-6 हाथियों का बल है आप में, ठीक है, भूकंप को रोकने तो ही नहीं जाइएगा, उससे बचाव ही कीजिए तो बड़ा बुद्धिमानी है, नहीं तो ताकत लगाइएगा तो बेकार जाएगा। घर को रोकने जाइएगा खुद रुक जाइएगा, आपकी सांसें ही रुक जाएगी, है ना। इसलिए अच्छा होगा कि आप बचाव का उपाय कीजिए, है ना। और दूसरी नंबर बात कि बचाव कर लिए, जितना उपाय था लगा लिए तो आप बच गए हैं, तो आप क्षतिपूर्ति का उपाय कीजिए, जिसको मरहम पट्टी कीजिए बचा हुआ लोग का, उसका बेचारा का घर टूट गया है तो पूरा शौक लगा हुआ है तो उस सब का व्यवस्था कीजिए, ये सब कर सकते हैं आप, यही कर सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए,
इसी पे थोड़ा फोकस करके लिखना है हम लोग को। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। जरूरी नहीं क्या है, बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। जो चीज़ चल रहा था प्रोग्रेस, सरकार जितना प्रोग्रेस की थी सब फूट फाट जाएगा, है ना, सब खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रबंधन कार्य तभी सफल होता है जब उसमें आम लोगों की सहभागिता होती है। और जान लीजिए, भूकंप आएगा तो सोचेगा कि सरकार का काम है, दादाजी का टंगड़ी फसल है तब सरकार को फोन करेंगे, तो पिलर उठवाएंगे जेसीबी से, तो हम निकालेंगे दादाजी को, तो दादाजी का नाम सत्य हो जाएगा। अब बाद में कहिएगा कि नीतीश कुमार के कारण से ऐसे हुआ है, तो बाद में कहिएगा क्या कीजिएगा, दादाजी अपडेट कर जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए आपको दूध देना पड़ेगा कि नहीं, आपकी भूमिका है कि नहीं है। मतलब हम ठीक है, हमारा छोटा भाई दब गया तो उसको हम सरकार को सूचना करेंगे कि हम भी प्रयास करेंगे, उसमें हम भी प्रयास करेंगे, सरकारी सुविधा है तो उसका भी लाभ उठा लेंगे, मगर हम अपने प्रयास करना पड़ेगा। समाज को आप ही प्रयास कीजिएगा कि आपका पड़ोसी भी प्रयास करेगा, सब लोग मिलकर प्रयास कीजिएगा। आप पड़ोसी का भाई दब गया होगा तो उसमें खाली पड़ोसी करेगा कि आप भी कीजिएगा, आपको भी करना पड़ेगा। तो आम लोगों की सहभागिता है कि नहीं है, बात नहीं कीजिए, वो है, आम लोगों की सहभागिता होगी तभी जाके वो सफल हो सकता, नहीं तो नहीं। अब बात आती है कि जैसे कि उत्तर बिहार में कोसी में बाढ़ आती है तो लोग अपना अपना दिमाग समझ चुका है। उत्तर बिहार में अगर बाढ़ आती है तो उसको बचने के लिए सब लोग अपना अपना उपाय कर चुके हैं, सब लोग कर लिए। अब बाढ़ को अपना हैंडल कर लेते हैं हम लोग। कोसी में बाढ़ आती है ना तो उत्तर बिहार देहाता है तो उसको सब व्यवस्था कर लेते हैं। दक्षिण बिहार में जब बारिश नहीं बरसता था सब लोग कुआं तालाब सब बना दिया पानी पटाने के लिए। पहले से कुआं तालाब बने रहेगा कि बस पंप सेट लगाएंगे पानी पटाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, देखा जाएगा, बारिश नहीं हुआ तो कहीं पर सुखाड़ है, सुखाड़ तो प्राकृतिक आपदा है, खेती उती नष्ट हो जाता है, लोगों का जीना मुहाल हो जाता है वहाँ का, तो पानी पटा का काम चला लेगा। जहाँ पे पानी है खूब है उसका भी व्यवस्था कर लिएगा, नाव सब अपना घरे घरे नाव बना के रखता है। जब बाढ़ आता है तो आराम से नाव पर सब व्यवस्था करता है, अपना घर को ऐसा बनाता है कि नाव पर लाद लेता है आराम से घर को। हाँ, ना तो टेम्पोररी घर बना लेता है नाव पर, आराम से सोचता है कि राशन पानी सब लाद लेता है, देखता है कि बांध टूटने वाला है, आराम से बांध टूटा, आराम से नाव पर खाता पीता, आराम से लेट्रिन बाथरूम सब बना लेता है, वहीं पर सब नाव पर घर बना लेते हैं। हाँ, कोसी का लोग सब बहुत, कोसी का आसपास में जो लोग बसा हुआ है वो जानता है कि बाढ़ आना है भाई, सरकार कोई वादा कर सकती है बस, और जब मरेंगे तो वो आएगा मला बनाने और कुछ करने वो नहीं आएगी, सरकार कुछ करने नहीं आएगी, वो जान चुका है ये बात को। और वो सारा स्थानीय लोग अपना व्यवस्था कर चुका है। सारा बच्चा को तैरना सिखाया था, जन्म लेता है तो पहले कौन नहीं सिखाता तैरना, से चल नदी में क्या कि तू बाहर से बजे तब ना पढ़े, तो पहले तैरना ही सिखाया जाता है, तैरने का ट्रेनिंग देती था बच्चा को, सब बच्चा तैरना जानता है, कितनों बार आएगा सब तैर के निकल जाएगा तो ये तैरना सीख गया सब, हर आदमी को तैरना सिखाता है। बूढ़ा लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो उसका व्यवस्था भी कर लेता है, ट्यूब, सब घर में ट्यूब रखता है, पानी अति हवा पहुँचने वाला पंप रखता है, जैसे बाढ़ आने से में ट्यूब में हवा कस के तैयार रखता है। बूढ़ा आदमी सबको ऊपर सुता जाता है, सुधा बाबा आराम से हवा से बांध के सबको बांध देता है घर में, सब व्यवस्था करके रख लिया है सब समझ गए। मजाक नहीं कर रहे हैं। जो आदमी जहाँ पे जानता है कि हर साल यहाँ पे आ रही है तो उसका व्यवस्था करके नहीं रखेगा, लोग रखेगा ही रखेगा। आप जानते हैं कि कोरोना हर साल आने वाला है तो आप सैनिटाइजर का पहले से रखिएगा, मास्क पहले से रख ले रहिएगा। हाँ, जब देखल जाएगा, जब आएगा तो देखल जाएगा, उसको मिल जाएगा। हाँ, वैक्सीन पहले से लेकर रख रहे हैं हम लोग, है ना, देख ना 3-3 2-2 को 1 को वैक्सीन सब ले चुका है। आप लोग लिए कि नहीं? नहीं हुआ है कौन नहीं तो वो सही ना हो गया है, ऊपर भाग गया का भिक्कू बाहर सब ये सब तो बातें ऐसे करता है। सही बढ़ गया तो वो मुड़ भर जाएगा, वो सही ना बढ़ गया, क्या हो गया? कोई कोई सही ज़्यादा हार्मोन एक्टिव होता है तो ज़्यादा बढ़ जाता है हाइट उठ, तो उसको हार्मोन की वजह से होता है। हाइट को नहीं वजह से का हाइट नहीं बढ़ा इसका, ये उम्र को उतनी ही होगा, लगभग 1-2 वर्ष का ज़्यादा होगा, तो इसका हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। शरीर का विकास कम होता है, किसी का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, उम्र तो वही ना रहता है। अब देखिए, तो ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर अफसरशाही वादी की बात करें तो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार ज़्यादातर वादे करते हैं, वादे काम आते हैं लास्ट में, वो आएंगे चूरा मट्ठा गिरा देंगे। बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ लोग बचल है, हेलीकॉप्टर से जायजा करेंगे, जायजा करेंगे, देखेंगे जहाँ पर लोग बचल है वहाँ पर चूरा मीठा गिराएंगे, राशों से गिराएंगे, खाइए चूरा मीठा। तिरपाल पर पन्नी उन्नी गिराया जाता है, हेलीकॉप्टर से गिराया था, आप लोग नहीं देखे, हम लोग देखे हुए गिराते हुए। 2004 में जब बाढ़ आई थी तो हम लोग देखे थे, उसमें क्या होता कि यहाँ पे हम लोग छत पे जाके तिरपाल बांध के हाय, जब ट्रैक्टर आते हाय हाय कुछ लाते, सब लोग गिराते, तो गिरावा धड़ाक से गिराता था चूड़ा मिठा के बुआ। हाँ, आदमी हटा के हम लोग हट गिरा तो गिराइए। हाँ, छत पे गिराता था, नजदीक हेलीकॉप्टर चलाता, ज़्यादा ऊँच नहीं, हेलीकॉप्टर नजदीक नहीं चलाता था,
मैंने बांस उससे ऊपर करके वो चलाता था वो हेलीकॉप्टर, सटे नहीं। हाँ उसमें, हाँ बोलिए, चिल्लाने से ही आवाज़ खूब जोर से चलाते, लोग से देखता था ऊपर से दूरबीन लगा के कि यहाँ पर गिराया था, प्लास्टिक भी गिराता था, ऐसा स्थिति होता था, अक्सर होता था। हम लोग इधर का बाढ़ इधर पता है, उत्तर बिहार में जी रहे हैं वो, उत्तर बिहार में कौन से साल नहीं था जिन्होंने बाढ़ नहीं है। अब तो पानी आता बरसात का, बाढ़ आता कहाँ है, बाढ़ वैसे भी करना था, हम लोग करते थे मजा, तो आप लोग क्या कीजिएगा मजा, हम लोग को तो मजा आता था, दूसरा को सजा मिले, हम लोग को मजा आता था नहाने की, तैरने का, नाव चलाने का। हम लोग इंतजार करते कि बाढ़ आए, पुल बन गए, बड़े बड़े पुल बनने से, बांध बन गए, बांध बनने से हम लोग का देखिए मोहारी बांध, इसे इतना ऊँचा तो ही ना था, नीच था, आपको 10 गुना ऊँच बना दिया, हाँ आदमी पहाड़ लेकर बना दिया बांध सबको, नदी सबको भी सोचना पड़ रहा है तोड़ने के लिए। चलिए देखिए, जहाँ पे आदमी कमज़ोर कर दिया उसको कमज़ोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ की स्थिति की व्याख्या गई। चलिए जिसका बारे में बात कर रहे थे वही आ गया, नाम में शैतान हाजिर है, बाढ़ की चर्चा न कर रहे थे, बाढ़ आ गया। अब बताइए कितना बताना है बाढ़ के बारे में, सुनिए आप कहानी। सबसे पहली बात, मानसून की अनिश्चितता के कारण कभी कभी किसी भाग में इतना वर्षा होती है कि नदियाँ विकराल रूप लेती हैं। जिस नदी के पेटी में लोग फुटबॉल खेल रहा था, जहाँ पे क्रिकेट, हाँ नदी के बीच में क्रिकेट खेलने जाता था, उस नदी के दूर तक इतना पानी हो चुका है कि लोग उसको देख के कलेजा कांपने लगता है लोगों का। क्या नंबर क्वेश्चन है? नहीं है। सुखाड़ को परिभाषित करना है तो सुखाड़ की परिभाषा क्या बना गई कि जब वर्षा नहीं होती है या बहुत ही कम होती है तो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सूखा या सुखाड़। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ज़मीन में दरारें पड़, ज़मीन में वर्षा ही नहीं होगी, जो फसल लगाए होइएगा वो बर्बाद हो जाएगी, दरारें पड़ने लगेगी। कोई भी फसल आप बिना पानी के उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। फसल उगाने के लिए कुछ न कुछ तो जल चाहिए, और जल हो भी नहीं किया है, वर्षा हो भी नहीं किया, खासकर धान में और गेहूं में बिना वर्षा के कैसे आप काम चलेगा? धान में तब काम चलेगा ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ आती है। अब इससे क्या क्या समस्या होती है? देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या होगा कि फसल लगाने में खाद्यान्न की कमी। अब कहाँ लगाइएगा फसल? लगाइएगा कैसे? जैसे कि वर्षा हो भी नहीं किया तो कैसे फसल लगाइएगा? पेयजल की कमी, पीने के लिए जल भी नहीं मिलता, लेयर नीचे गिर जाता है। पानी वर्षा होगा तब ना नीचे लेयर भरेगा, ऊपर से वर्षा ही लेयर कम जाता है। मवेशियों के लिए चारा की कमी, जब पानी रहबे नहीं करेगा धरती पर तो घास उगेगा? जितना पानी होता है उतनी ना घास चारों ओर फरता है, और वही घास को काट के ना हम लोग चारा खिलाते हैं, मवेशियों के लिए चराते हैं या खिलाते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा। तो ये तीन समस्याएं पहले उत्पन्न हो जाएगी सुखाड़ से। फसल नहीं लगेगा या फसल लग गया तो सूख जाएगा, दूसरा पेयजल के पानी के पीने की किल्लत हो जाएगी, और तीसरा मवेशियों के लिए चारा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ों के लिए आपकी कठिनाइयाँ शुरू हो जाएगी। अगला है सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से हैं? सुखाड़ अगर होता है तो उसका मेन कारण क्या है? सुखाड़ होने का मेन कारण है कि वर्षा न होना। वर्षा न होगा या बहुत ही कम होगा तो सुखाड़ स्थिति माना जाएगा। तो मेन कारण क्या है? वर्षा का न होना या कम होना, बहुत कम होना। ठीक है, बच्चा सब बताएगा सुखाड़ क्या लाया था, वर्षा नहीं हुआ था सुखाड़ पड़ गया। क्लियर? अगला सुखाड़ से बचाव का तरीका। भाई सुखाड़ अगर हो रहा है तो बचाव का तरीका क्या कीजिएगा? तो कुछ उपाय हैं, करते हैं। देखिए, पहला नंबर, सुखाड़ जैसी आपदा से बचने के लिए दो प्रकार की योजनाएं होती है, एक दीर्घकालिक, एक होता है लघुकालीन। दीर्घकालीन में क्या होता है? लंबे समय तक के लिए, लंबे समय का योजना होगा, काम होगा, और लघुकालीन होता है छोटे समय के लिए। इसका दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आता है क्या कि नहर बनवा दीजिए, तालाब बनवा दीजिए, कुआं या पाइन चिरवा दीजिए या आहार लगा दीजिए। जैसे क्या होता है कि जैसे एक नदी बह रही है, नदी से हम नहर बनवा दिए, तो जिस क्षेत्र में सुखाड़ पड़ता है वहाँ नहर हम बनवा देंगे तो नदी का पानी आसानी से जाएगा। और नदी का पानी जाएगा, नदी से पानी जुड़वा देंगे, पानी जुड़वा देंगे पूरे खेत में, ग्रिड प्रणाली को बना देंगे, सब में पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो आराम से सब अपना, जब पानी पटाना होगा तो वहाँ से सोलिंग गेट खोलेगा नदी में का, बांध पर का, नदी का पानी जाएगा नहर में, नहर से पानी पड़ जाएगा खेत में। सुखाड़ की स्थिति खत्म, वर्षा हो चाहे ना हो, काम खत्म। अब यार नदी में पानी कहाँ से आएगा? नदी का पानी तो बर्फों से आता है ना, कुजोरी की खाली वर्षा झील से जाता है। ऐसे जानते हैं भारत में दो तरह की नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, एक हिमालयी नदियाँ। तो हिमालय नदियाँ में जो पानी आती है हिमालय के बर्फ पिघलने से आता है, और जो प्रायद्वीपीय नदी है उसमें पानी आता है वर्षा जल से आता है, होता है ना, पढ़े थे ना ना, तो ये हो जाता है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय नदी है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी वाला में कैसे किया? वर्षा जल से ही पानी आता है, जब वर्षा हो भी नहीं गया तो पानी क्या? ठीक है, एक और साधन है कि वर्षा जल नहीं हुआ है तो नदी तो बहुत लंबा ना हुआ, यहाँ नहीं हुआ तो हुआ है ना, तो वो वाला पानी नदी में तो ही है। तो ऐसे नहर बना के, तालाब बना के, कुआं बना के हम लोग। और छोटा मोटा क्या ये था दीर्घकालीन। लघुकालीन में क्या होता है? लघुकालीन में क्या होता है कि मान लीजिए आप क्या करते हैं कि
छोटा छोटा खेत में क्या करते हैं, खेत जो आपका है उसी में छोटा सा कोना पे तालाब बनवा लेते हैं छोटा सा, और उसका मिट्टी उसमें पटवा देते हैं। तो क्या हो गया, खेत में कुआं बन गया आपका, तो वो तालाब छोटा सा तालाब बन गया। और जब आपको पानी पटाना होगा तो पंपी सेट लेकर जाइएगा, आराम से जोड़ दीजिएगा। चाहे कहिएगा सर पंपी सेट सही है तो कैसे जोड़ देंगे, ठीक है, बट पानी का लेयर नीचे गिर जाएगा तो नीचे नहीं, पानी का लेयर नहीं, पंपी सेट है तो कोई बातें नहीं है। वैकल्पिक स्रोत रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुखाड़ अगर है तो आपके पास अपना पंपी सेट है तो आराम से जाइएगा, जोड़िएगा, आराम से पानी पटा लीजिएगा, ऐसे भी हो जाएगा। नलकूप के माध्यम से कर सकते हैं। तो यही सब छोटे मोटे जो हुआ वो बहुत दीर्घकालीन, मतलब नहर बनेगा एक दिन में थोड़ी ना, नहर बनाने में तो बहुत समय लगेगा ना, तो वही बात है, दीर्घकालीन हो गया, इन लघुकालीन हो गया। आप पंपी सेट उठा के ले गए, पानी पटाए, वो लघुकालीन हो गया। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। बिहार में जो बाढ़ आती है ना, अच्छा कथी है 7 नंबर तो बताइए। सुखाड़ से बचाव के तरीके, 2 तरीके हैं, दीर्घकालिक और लघुकालीन। दीर्घकालीन में क्या कर लिए, बड़ा बड़ा नहर बना लिए, है ना, और छोटा लघुकालीन में क्या होता है कि आप पंप से पटवा लिए। क्या हुआ बोलिए। बिहार में नदी जो बाढ़ का जो प्रकोप है बहुत भयंकर है, भयंकर। बिहार में जो बाढ़ है खासकर उत्तरी बिहार को इतना तबाह कर देती है ना कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अभी आप लोग बाढ़ देखे नहीं है, कारण है कि अभी मजबूत बांध बन गया है। बांध बनने से नदियों का जो नदी जो है ना कचमचा गई बेचारी, वो नहीं बांध तोड़ पाती जल्दी। मगर जहाँ जब हम लोग देखे हुए हैं, 1 या 2 शायद एक देखे हुए हैं हमने, एक ही बाढ़ देखे हैं जिसमें प्रलय हुआ था, ठीक है। अब देखिए हमको याद नहीं है डेट कब, 2004 में या कुछ में हुआ था। देखिए तो बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है बहुत खतरनाक होती है। इसमें सबसे जो तबाही मचाती है वो है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहता है, क्यों? क्योंकि ये रास्ता तुरंत बदलता रहता है, रास्ता कभी एक रखेगा ही नहीं, कभी इधर से कभी इधर से बहेगा। 2008 में जो बाढ़ आई थी, हाँ 2008 में आई थी, 2008 में जो बाढ़ आई थी इस पर विश्व स्तर पर मदद लेना पड़ा था। बिहार में विश्व स्तर पर मदद लेना पड़ा था। भारत भी असहाय हो चुका था, सहायता नहीं कर पा रहा था। इस बर्बादी का आंकड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। कितना बर्बादी हुआ था 2008 में, इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कोसी नदी के कारण इतना बर्बादी हुआ था, जान माल का क्षति हुआ था, अनुमान नहीं लगा सकते। इतना भयानक स्थिति हुआ था, बाढ़ के नाम से दिल दहल जाता था इंसानों का, ऐसा स्थिति हो गया था। कोसी की धारा बदल लेती है, और बदलने से क्या करती है, ये कहाँ से बदलने से क्या करती है, आसपास के जो जितना क्षेत्र होता है सबको दहा देती है। बिहार के उत्तर में नेपाल है जो नदियों का मास स्थल है, मतलब जन्म स्थल है। नेपाल से अधिकांश नदियाँ से जन्म लेती है वही जगह से, ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत है वहाँ से। नेपाल द्वारा छोड़ेगा जल, नेपाल जब जल छोड़ता है डैम से तो बिहार में प्रवेश करता है, तो कोसी, कमला और गंडक नदी में प्रवेश करता है। 3 नदियों में, किस नदी में, कोसी, कमला और गंडक। सबसे ज़्यादा खतरनाक जलधारा होती है कोसी में, और यही गंडक भी कम नहीं है और कमला भी कम नहीं है। तीनों जो मैया जो है ना, तीनों मैया उसने हैं, हाँ तबाही। कोसी मैया, कमला मैया, गंडक मैया, एक और है कमला बल्लाना है, वो कमला है, समझे ना। तो ये खतरनाक होती है और भयावह रूप देती है। तो उत्तर भारत जो है ना पूरा बाढ़ के चपेट में आ जाता है। जब बाढ़ आती थी ना तो समझिए उत्तर भारत पूरा सफ़ेद होता था, हेलीकॉप्टर से देखने पर सफ़ेद दिखाई देगा। इंसान का क्या स्थिति हो जाता है, चिल्लर की तरह जाता है, एकदम दहा रहा है, वही में सब पूरा मर रहा है, किसी का परिवार हो गया, किसी का सेफ्टी रह गया, पूरा कंपनी धो गया। अब हम लोग राहत, पता है एक बात हुआ है कि इसका सरकार बनने से, जेडीयू की सरकार बनने से एक चीज़ हुआ कि बांध पे बहुत अच्छा सशक्तिकरण किया है। बांध जो बना दिया नीतीश कुमार, इससे बहुत फायदा हुआ है। बांध नहीं थी पहले उस हिसाब से। कुछ कहता है कि लालू यादव पास किया था, लालू यादव, हमको लगता है कि जो भी किया हो, बट जो भी किया हमको मतलब नहीं है, बट इतना जरूर है कि बांध बनने से हम लोग बाढ़ का, आप लोग तो बाढ़ को आप भूल ही चुके हैं। सोच बाढ़ का आप लोग तो खिलौना, बाढ़ अच्छा आने देंगे कोई बात नहीं, खेत में आप लोग बाढ़ को खोजते हैं किधर से आ रहा है। पहले बाढ़ खोजते थे किधर है, अब बाढ़ खोजते हैं किधर गए, है ना। क्योंकि बाढ़ के आपसे हम लोगों का सामना अब नहीं हो रहा है, मगर बहुत भयंकर है आपका। परंतु अभी भी इसी साल में आपको हम लोग ना बच गए हैं। अभी इस साल की बात करें, सीतामढ़ी की तरफ पूरा तबाही मचा दिया, पूरा गंडक कोसी पूरा तबाही मचा लिया। इस साल भी मचाया, इस साल भी मचाया है, फसल होने दिया नहीं। हम लोग की तरफ ठीक था इधर, हम लोग बच चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधित उपायों के विस्तृत से चर्चा करिए। बाढ़ काहे आता है और सुरक्षा कैसे करेंगे उसका बताना है तरीका। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसका आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, और इस जानवे करते हैं बाढ़ में जान माल की बहुत क्षति होती है। अब आने का कारण कौन सी है सबको देखिए लाइन से। नदियों, इसको पॉइंट बना लीजिएगा। नदियों में अधिक मात्रा में जल पहुंचना, दूसरा नंबर वर्षा अधिक होना, तीसरा नंबर वन की कटाई करना, चौथा नंबर कमजोर तटबंध बांध कमजोर होना,
5वां नंबर, बाढ़ से सुरक्षा संबंधित नियमों का उपाय नहीं। बाढ़ से संबंधित फिर जो समस्या जो कंक्रीट है, कंक्रीट बांध पे नहीं बिछाया जाना, ये सब कारण होता है, ये सब कारण है। ठीक है, बाढ़ आने के कारण नदी में पानी, ज़्यादा वर्षा जल होना, वनस्पति माने पेड़ को कटाई और तटबंध कमजोर हो जाना, कंक्रीट बांध पे नहीं बिछाना। कंक्रीट बांध जो बनता है ना, तो नदी के साइड से कंक्रीट चट्टान बिछाना चाहिए, जाली लगा लगा के बांध करना चाहिए, ताकि मिट्टी का कटाव, नदी जब बहे तो मिट्टी का कटाव साइड में बांध को न तोड़े, इससे करना चाहिए। मगर अभी जो होता है बहुत जगह पे क्या करता है, लोहा का रॉड से देखिएगा, अब जाइएगा ना उधर देखिएगा गंगा स्नान करने, तो देखिएगा आगे जाके थोड़ा देखिएगा तो उधर पूरा बांध के काते काते पत्थर बिछैले हैं और पूरा सिकड़ी से बांध लाता है, लोहा की सिकड़ी से। और चोर उचक्का से क्या करता है, उधर के मुहावरे से सुरक्षा के लिए कौन कौन से नियम अपनाइएगा। सबसे पहला नियम, बाढ़ की पूर्व दवा एवं खाद एवं पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए। बाढ़ है तब, अब बाढ़ के पहले से इस सब का स्टॉकिंग होना चाहिए। जानते हैं कि आपके एरिया में बाढ़ आता है तो पहले से स्टॉक कर लिए, दवाई, खाद्य खाने के लिए वस्तु या पेयजल पीने की वस्तु, ये 3 चीज़ का कारण बहुत ज़्यादा है। बाढ़ से लोग कम मरता है, ज़्यादातर दवाई डायरिया हो जाता है, पेचिस हो जाता है, उससे हैजा हो जाता है उस समय में, क्योंकि पानी लिए खराब होता है। जहाँ चापाकल चलाइएगा अपने मैंने हुए वाला बाढ़ वाला पानी आएगा चापाकल से, पीजिएगा हैजा हो जाएगा। उसके बाद पेयजल, उसका खाद्य पदार्थ खाने के लिए नहीं मिलता है, सब दहा जाता है, तो खाने के लिए स्टॉक होना चाहिए ऊँचा स्थान पर, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा नंबर, नदियों का तटबंध जो बांध है वो एकदम नियमित रूप से कार्य होना चाहिए, सब जगह पे, कहीं ढिलाई नहीं। ये बेलवा घाट की तरह नहीं होना चाहिए कि 10 साल से बनिए रहा है डैम, कितना साल से बन रहा है, हाँ हर साल टूटबे करता है, हर साल बनबे करता है। उसमें मज़ा उसी को आता है जो बांधता है, खूब पैसा कमाता है आराम से, बाकी सब के लिए बेकार है। हाँ वो सब मज़ा है। चलिए उतना लोग रोजगार मिल जाता है। अगला है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का राहत कार्य। देखिए जब बाढ़ आती है तो सरकारी की भूमिका नहीं होता है, जो आदमी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसको भी जम कर आना चाहिए, क्योंकि सरकार से बाद में अनुदान तो मिल ही जाएगा, तो खूब खर्चा करने बताए थे एक बार पैसा के बारे में कि पैसा डोनेट करने वाला कि हम खर्चा कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे 1 लाख का, और बहुत नहीं बताए थे। तो खूब खर्चा मैंने कि गैर सरकारी संस्था उसको भी खर्च करना चाहिए, उसमें सरकार भी खर्च करना। और तीसरा नंबर सबसे लास्ट चौथा नंबर पॉइंट कि मानव को जागरूक बनना पड़ेगा। और एक बात और जोड़ लीजिएगा, इसमें नहीं दिया गया है, ट्रेनिंग, तैराकी की प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। बाढ़ वाला जो एरिया है उसमें तैराकी का प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग मिलना चाहिए तैरने का, कि बाढ़ आए तो जान माल की क्षति नहीं हो ज़्यादा, तैरने का सबको प्रैक्टिस रहेगा, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा सब तैरता होगा, कितना अच्छा होगा। गांव में बाढ़ भी आ जाएगा तो सब तैर कर निकल जाएगा, ऊँचा स्थान पर चल जाएगा, किसी को बचा लेगा, है ना, इस सब तरह से। आए समझ में। एक और प्रश्न है, सुखाड़ के कारणों एवं बचाव कैसे करें। सुखाड़ काहे पड़ता है, देखिए सुखाड़ पड़ने के दो सबसे बड़ा कारण है क्या, वर्षा में कमी। अब उपाय आपको पहले बता दिए थे, 2 तरह के कारण उपाय है इसका, क्या थी, एक दीर्घकालीन एवं लघुकालीन। दीर्घकालीन में बड़का बड़का नहर वहर बना दीजिए, और लघुकालीन में क्या कि छोटा मोटा कहीं पे पंप सेट वगैरह से उपाय कर लीजिए, ये सब होता है। तो ये आप यहाँ से आप लिख सकते हैं सीधे, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।